हेलो गाइस, अभी मैं वर्क से निकला हूँ अपने। अभी अपडेट दूंगा मैं आपको आज घर तक। बाकी आज हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक युद्ध से रिलेटेड होगा। जो युद्ध चल रहे हैं उससे रिलेटेड टॉपिक होगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया, ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें इतने लंबे टाइम से युद्ध हो रहा है और ईरान जितने भी अटैक कर रहा है वो अमेरिका के बेसिस पे अटैक कर रहा है। वो बेसिस जो यूएई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पे बने हुए हैं। उसके पास अभी ऐसी कोई मिसाइलें नहीं हैं जो डायरेक्ट अमेरिका पे हिट करे। और अमेरिका जितने भी हिट कर रहा है वो सारे उसके डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है। लेकिन ईरान एक भी अटैक अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं कर रहा है। तो इसमें नुकसान किसका है? नुकसान सबसे ज़्यादा ईरान का ही है, क्योंकि जितने हमले हुए हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुए हैं और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। अगर हम देखें जो भी रिपोर्ट आ रही है और जो भी अगर अब तक के हमले को देखेंगे तो 50-60% तो इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का बर्बाद हो गया। लेकिन अमेरिका के अंदर का उसका पर्सनली इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ उस देश का है वो कुछ भी नहीं बर्बाद हुआ, वो वैसा का वैसा ही है। उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया है। तो वो एक चीज़ जो है ना, अब यही है कि अमेरिका का नुकसान जो भी होगा वो खाली उस पर मिसाइल मारने या जो उसके बेसिस पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगे हुए थे उसका नुकसान होगा। जो भी उसकी टेक्नोलॉजीज़ लगी थी जैसे रडार सिस्टम वगैरह, हालांकि अमेरिका के जो भी रडार सिस्टम थे बहुत महंगे थे, तो जितना भी नुकसान होगा उसके रडार सिस्टम का ही होगा। बाकी का नुकसान तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो नहीं हुआ है। रडार सिस्टम वगैरह लगाने में भी अमेरिका वैसे भी पैसे से मजबूत है, तो वो आज नहीं कल दोबारा फिर खड़ा कर लेगा। और इसमें बाकी इस्लामिक स्टेट जो भी गल्फ़ कंट्री है उन पे मिसाइल मार रहा है ईरान, उससे गल्फ़ कंट्री का जो नुकसान होगा उससे अमेरिका को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको कोई मतलब नहीं, उसको पता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा, दोबारा फिर वो खड़ा हो जाएगा। वो दोबारा अपने बल पे जो है दोबारा वहाँ अपने बेसेस बना लेगा। लेकिन जो गल्फ़ कंट्रियों का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद होगा उसमें तो बहुत समय लग जाएगा और इससे गल्फ़ कंट्रियों की इकोनॉमी पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत नुकसान आएगा। तो और गल्फ़ कंट्री वाले हमला भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं कर सकते, इन्वॉल्व नहीं हो सकते। फिर विश्व युद्ध में वर्ल्ड वाइड इन्वॉल्व होने लगेंगे तो तीसरा विश्व युद्ध की बात होने लगेगी, तीसरा विश्व युद्ध इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए जो है उसकी भी बात नहीं हो रही है। बाकी हमले भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाकी का क्या है कि बाकी वो पीछे बढ़ा हुआ है अमेरिका, और ईरान जितने भी हमले कर रहा है वो बेसिस पे कर रहा है। तो ईरान का बहुत नुकसान है। हालांकि युद्ध ख़त्म हो, समझौता हो सकता था, लेकिन ईरान ने गलती करी है। गलती क्यों करी? जब समझौता हो सकता था, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती थी। अमेरिका ने उसके तेल सेल पे भी प्रतिबंध हटा दिया था। सारी चीज़ें वो बेच के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर सकता था, आने वाले समय में चीज़ें सही करता तो वो कर सकता था। लेकिन बात वही गलती करी, उसने दोबारा जो है हमला कर दिया एक बोट पे, और उसने जो भी डील थी वो तोड़ दी। अब जब डील तोड़ दी है तो फिर उसके बाद अब क्या ही हो सकता है? जब डील तोड़ी तो फिर हमला भी होगा। तो इसकी वजह से फिर अब हमला होगा तो फिर झेलना पड़ेगा। अब दोबारा हमले स्टार्ट हो गए हैं, दोबारा डील रद्द हो गई है। कोई मतलब नहीं था उस जहाज़ पे हमला करने का, बिना वजह उसने हमला किया।
और ये पता नहीं कौन से नियम है रास्ता रोकना। अरे भाई समुद्र का मार्ग है, तुम दो लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, रास्ता बाधित करके तुम बाकी कंट्रियों को क्यों इन्वॉल्व करते हो भाई? बाकी कंट्रियाँ पूरी प्रभावित होती हैं, महंगाई बढ़ती है, लोग मिडिल क्लास परेशान होते हैं, मरते हैं, भूखे मरते हैं, कुछ इनसे कोई मतलब नहीं, अपना लड़ रहे हैं। अरे भाई आपस में लड़ो, रास्ते बंद करने का कौन सा तरीका है? और एक देश इन्वॉल्व, ठीक है, यहाँ पे कितने देशों की चीज़ें जुड़ी हुई हैं उस रास्ते से, कितने व्यापार जुड़े हुए हैं, कितनी ऐसी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जो उस रास्ते से आती हैं, जिससे इंसान की ज़िंदगी चलती है, गैस हो, पेट्रोल हो, तो उन सब चीज़ें भी प्रभावित कर देते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ख़राब हैं। अब इसी चीज़ को लेके इंडिया में देख लें, तेल का रेट बढ़ा, यहाँ की महंगाई बढ़ी, यहाँ पे एथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल मिल रहा है, उसके बाद भी महंगाई बढ़ी हुई है। जबकि तेल कंपनियों ने इतना कमाया, उसका कोई प्रॉफिट नहीं मिला, उसके बाद जो है महंगाई बढ़ा के चूसना चालू हो गया जनता से। इनका तुरंत नुकसान हो जाता है, और इतना जो पेमेंट इनका भी कमाएंगे, उसके बाद जो है आगे चल के पेट्रोल का दाम सस्ता नहीं होने वाला है। इसको इसी ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि जनता यूज़ टू हो जाएगी। फिर जब जनता उस पर आवाज़ ही उठाना बंद कर देगी, फिर उनका वहीं से प्रॉफिट चालू हो जाएगा। पेट्रोल डीजल फिर उनको 60-70 रुपये पैदल मिलेगा, लेकिन इंडिया में फिर रेट कम नहीं होगा। फिर आगे चल के फिर महंगा, जब युद्ध वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर जो भी रेट बढ़ेगा वो 102 रुपये के हिसाब से बढ़ेगा, 102 के आगे बढ़ाएंगे 3-4 रुपये, फिर यहाँ से जनता को लूटना चालू करेंगे। फिर तेल का प्राइस और हाई होगा, और बाकी मार्केट में बाकी चीज़ें भी हाई होंगी। लेकिन बस बात यही है कि ये लोग बिना वजह मरे जा रहे हैं, युद्ध में कोई मतलब नहीं है। वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, लेकिन एक ऐसा युद्ध है जो 3 साल 4 साल से चल रहा है, लेकिन कोई सीमाएं प्रभावित नहीं है, जिसकी वजह से पूरे बाकी दुनिया देश का व्यापार ठप हो, चीज़ें खराब हो, महंगाई बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये दोनों जब लड़ रहे हैं, कभी वो हार्मोन बंद कर देते हैं, कभी वो आगे मालिक बन जाते हैं, वो बंद कर देते हैं। सब जब ऐसे ही मालिक बनते रहेंगे तो फिर हो चुका, बाकी चीज़ें कैसे चलेंगी? अब यहाँ पे जिनके एवरेज लेके लोग चलते हैं, वो पैसे महंगाई की वजह से प्रभावित हो जाते हैं, सैलरियाँ लोगों की बढ़ती नहीं है, उसी महंगाई में लोग झेल रहे हैं। हमें ईरान 2 तरीके से तबाह हो जाएगा, पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, दूसरा उस पर प्रतिबंध लगेगा, जिसकी वजह से फिर उसका व्यापार नहीं होगा। कुछ देश उससे व्यापार करेंगे, जैसे चाइना हो गया, रशिया हो गया। बाकी गल्फ़ कंट्री पे अटैक करके नाराज़गी ले तो ली है, ये साले यहाँ बहुत जाम लगाए रहते हैं फालतू। नाराज़गी ले तो ली है, लेकिन देखो आने वाले समय में साथ होते कि नहीं होते। साथ क्या ही होंगे, सऊदी चाहता है कि वो ईरान ना रहे, क्योंकि जितने भी सुन्नी कंट्री चाहते कि शिया रहे ना, अब शिया चाहते हैं सुन्नी ना रहे। अब यही है कि साथ में इस्लामिक कंट्री नाटो बनाएंगे कि नहीं, प्रस्ताव तो उठा हुआ है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। एकजुटता होती तो मानने पे सपोर्ट ना करते। वो जब उनके देश में ही अटैक कर रहा है, ईरान जब उनके 6-6, 7-7 गल्फ़ कंट्रियों के अलग अलग देशों में अटैक कर रहा है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहा है, तो उनको ख़राब नहीं लगेगा? और कितने ही बेस बनाए हैं अमेरिका पूरे ईरान में, कभी तेहरान पे हमला करे, कभी कहीं अलग अलग जगहों पे हमला करेगा, और ये लोग कितने ही बनाए हुए हैं बेस। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक देश में 10 बेस बनाए होंगे, 10 मार लिया, फिर दूसरे देश में 10 बेस बनाया, 10 मार लिया, ऐसे करते करते बेस मारेंगे। लेकिन उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा ना। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं, अपनी आबादी को परेशान कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल फिर ये बेच नहीं पाएंगे, प्रतिबंध लगेगा। पेट्रोल अगर बेचेंगे भी तो चाइना वगैरह को बेचेंगे, जिसमें या तो क्रिप्टो करेंसी से डील होगा, या फिर जो है सामान का लेन देन से डील होगा। बाकी डॉलर से तो लेन देन होना नहीं है। बाकी ईरान में भी जो जितने हैं जो अमीर हैं, वो भी लूट के पैसे जो भी हो सकता है छोड़ रहे हैं देश, कि भाई भागे, यहाँ पे कुछ होने वाला है नहीं। और वो भी हाथ खड़े करके लड़ रहा है कि मरते हैं तो मर जाएंगे, तबाह होता है देश हो जाएगा, लेकिन लड़ते रहेंगे।
ठीक है, लड़ोगे तो तबाह तो होना ही है भाई, क्योंकि एक ऐसे देश से लड़ रहे हो जो बहुत मजबूत है, बहुत ज़्यादा, मतलब उसने अपने ज्ञान के बदौलत ना, ज्ञान के बदौलत उसने विश्व पे राज किया है, और अब वो जिस लेवल पे है वो कर रहा है। और उसका अगर देखो यहाँ पे युद्ध जीता नहीं ना अमेरिका, या उसने तबाही नहीं मचाई, तो फिर उसकी बेइज्जती होगी, तो उसका जो पकड़ है वो भी कमज़ोर होगा। तो कहीं ना कहीं अमेरिका झोंकेगा ताकत। अभी बहुत सी चीज़ें तो पब्लिक नहीं होती हैं किसी भी देश की, बहुत चीज़ें क्या पता ना जाने कैसी ऐसी चीज़ें हों अमेरिका के पास जो आगे और तबाही मचाए। हालांकि वैसे भी पता है कि बहुत चीज़ें हैं, लेकिन और भी चीज़ें बहुत सी हैं जो आगे तबाही मचाएंगे। और क्या पता ईरान के पास भी कुछ भी ऐसी मिसाइलें हों, कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन युद्ध से मिलना आखिर कुछ नहीं है, या तो ऐसा युद्ध करें कि ख़त्म कर दें एक दूसरे को, ऐसा करें, उसमें ऑप्शन ना छोड़ें, क्योंकि ऑप्शन जब छोड़ेंगे ना तो उससे कुछ बचेगा नहीं। अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर ना ही दबाव हो रहा है, ना ही उसके डॉलर पे कोई इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी करेंसी पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, बल्कि उसका फ़ायदा ही हो रहा है। जितने हथियार उसके पुराने स्टॉक हैं वो सारे ख़त्म कर देगा, नए हथियार बनेंगे, नए हथियार स्टॉक होंगे, नया उसका स्टॉक तैयार होगा, नया उसका इन्वेंटरी होगी, नया उसका इन्वेस्टमेंट घुसेगा। हाँ ये है कि पैसा लगेगा उसका भी, पैसे का तो नुकसान होगा ही उसका, इतना पैसा लगेगा जो हथियार जो भी बनाएगा। बाकी तो कुछ खास लगता नहीं है अमेरिका का होगा, फिर बना लेगा, इतना पैसा है, वर्ल्ड बैंक है उसके पास, उसका बैंक है, सारी चीज़ें हैं, बाकी टेक्नोलॉजी सब कुछ है, इंजीनियर्स हैं, उसको ऐसा भी नहीं है कि बाहर से कुछ इंपोर्ट करना पड़े, सब कुछ है, सब बना लेगा। उसको तो बहुत चीप कॉस्ट पड़ेगी जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो जो उसके डॉलर की वैल्यूएशन के हिसाब से मार्केट में चीज़ें महंगी पड़ती हैं, पर उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती पड़ेगी, बना लेगा दोबारा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत वैसे भी मजबूत है, और उसके देश का ही कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ है, लेकिन बेचारा ईरान तबाह हो रहा है, बिना वजह लड़ रहा है, चुल्लू मची है। जब समझौता हो गया तो मान लेना चाहिए था। वही हाल यूक्रेन का भी है, फर्जी लड़ा जा रहा है, वो भी किस लिए, नाटो में शामिल होने के लिए। क्या नाटो में मिली, आखिरकार अमेरिका ने पल्ले झाड़ लिए ना, वो तो बोल रहा है ना कि नाटो रखना हो रखो, नहीं रखना है ना रखो, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक लौता अमेरिका ऐसा है जो करीब करीब $1 बिलियन इन्वेस्ट करता है अपने उसमें सिक्योरिटी में, रक्षा बजट डिफेंस सिस्टम में $1 बिलियन का है। पहुँच ही नहीं पा रहे उस लेवल तक के, $1 बिलियन। बाकी तो कोई 100 मिलियन, कोई 200 मिलियन, 250 मिलियन, ऐसे ही ज़्यादातर देश हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नाटो साथ रहे चाहे ना रहे। अभी भी तो अमेरिका लड़ रहा है ना, नाटो में साथ होते हुए भी अमेरिका लड़ रहा है ना, अकेले ही लड़ रहा है, नाटो वालों ने कोई हमला थोड़ी ना किया। बाकी रही बात आने वाले समय में देखते हैं कि शायद नाटो से अमेरिका अलग हो जाए, क्योंकि नाटो के होने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि नाटो इन्वॉल्व होता तो सारे देश अगर मिल के मारते ईरान को तो फिर ये भी गलत होता, वो इकलौता फिर उसमें उधर से फिर चाइना को खड़ा होना पड़ता और रशिया को खड़ा होना पड़ता। हालांकि एक चीज़ ये नोटिस की आपने, इन लोगों को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा देश मार खा रहा है कौन सा नहीं। जब खुद पे बात आती तब बोलते हैं, दूसरे देश को बस खाली पीछे से उकसाते हैं, अरे लड़ लो सही है, हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं के साथ बोल देते हैं, होते नहीं हैं, क्योंकि वो अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बर्बाद करना चाहते। अब चाइना को देख ले, यूक्रेन में भी बोल रहा है कि नहीं हम हैं, रशिया के साथ हैं, इधर भी बोले देता है हम हैं, लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ ये है कि व्यापार कर रहा है, व्यापार में समझौता नहीं, क्योंकि उसकी भी 150 करोड़ की आबादी, उसके यहाँ भी तो ज़रूरतें हैं चीज़ों की, तो उसको भी तो ध्यान में रखेगा। हालांकि चाइना भी $20 ट्रिलियन की इकनॉमी है, हल्के में नहीं लेने वाला, उसके बाद भी टेक्नोलॉजी एक नंबर की है। बाकी बेचारे ये लोग लड़े जा रहे हैं, अपना लॉस करा रहे हैं, अपने देश का लॉस करा रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जनता को और गरीबी में डाल रहे हैं। इसी इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती है, बिना वजह बढ़ती है, बिना वजह।
कोई ज़रूरत नहीं। जब आपके पास चीज़ें हैं उसको तबाह करेंगे तो दोबारा बनाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। नोट तो छाप नहीं देंगे, नोट तो आप उतना ही छापेंगे जितनी वैल्यूएशन है आपके पास उसको पे कर पाने की। तो फिर कहाँ से आएगा? फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो महंगाई तो ऑटोमेटिक इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ रही है। अभी युद्ध ना होता तो एटलीस्ट लखनऊ इंडिया की महंगाई तो थोड़ी हद तक के लेवल पर रहती। पेट्रोल 92-94 में था, इतनी कंपनी कमा रही थी पेट्रोल से, और ये अभी भी कमाएंगे, आगे भी कमाएंगे, क्योंकि युद्ध तो चलेगा नहीं बहुत ज़्यादा दिन, थोड़े समय चलेगा। जब लंबा खींचे तो बात अलग है। तो गैस सप्लाई बाधित करेंगे, पेट्रोल सप्लाई बाधित करेंगे और मुझ बंद करने की वजह से, तो फिर वही महंगाई बढ़ेगी। अगर ये चीज़ें नहीं बाधित करी, पेट्रोल सप्लाई फ्लो बना रहा, गैस सप्लाई फ्लो बना रहा, तो शायद चीज़ें थोड़ी बहुत सही चलें। बाकी एथेनॉल का ऑप्शन दे रहे हैं, एथेनॉल 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 के ऑप्शन में यही है कि ले रहे हैं। अभी नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू अभी रिसेंटली वायरल नहीं हुआ, उनका बोल रहे हैं कि अगर आपको प्योर पेट्रोल चाहिए तो 170 रुपये लीटर। अरे भाई 170 रुपये लीटर ले रहे हैं पेट्रोल, 170 रुपये का मतलब समझ रहे हैं? आपको कितने का पड़ रहा है? 70 रुपये प्रति बैरल। 133 लीटर 135 लीटर आपको तेल पड़ रहा है $70 का। तो अगर आप उसको $70 133 अगर उसको आप रिफाइनरी कर भी रहे हैं तो आपका कितना पैसा चला गया? पर लीटर आपका कॉस्ट तब भी पड़ रहा है, पर लीटर आपका 50-55 रुपये का तेल पड़ रहा है, 50-55 रुपये का तेल पड़ रहा है, और उसको हम 170 रुपये में ख़रीदें तो वो सीधा सीधा पैसा 120 रुपये आपके पास सीधा सीधा उसका जा रहा है। तो मतलब एक तरफ जनता इधर से 120 रुपये देगी, ऊपर से एथेनॉल जो मिक्स करे हुए हैं उसमें भी आपका 60-65 रुपये, उसके बाद उसमें भी आपका 20-22 रुपये का प्रॉफिट, 15-20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है उधर से भी। तो मतलब बहुत ज़्यादा लूटा जा रहा है। और बहाना ठिकला किस पे तोड़ा जाता है कि भैया युद्ध चल रहा है तो ये रेट बढ़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है रेट बढ़ रहा है। और 170 रुपये इन्होंने ऐसा रेट भी जानबूझ के सेट किया, उसको कम नहीं करना चाह रहे कि एथेनॉल नहीं रुकना चाहिए, बिकना चाहिए, क्योंकि मजबूरी में इंसान जलाएगा कि भाई 170 रुपये नहीं अफोर्ड कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7-8 का एवरेज बढ़ेगा, लेकिन कॉस्ट 2 गुनी चली जाएगी भाई। तो 2 गुनी चली जाएगी तो फिर काम लग जाएगा। एक इंसान 170 रुपये का अगर तेल जलाएगा और रोज़ उसका 40-45 किलोमीटर अप डाउन है, मर जाएगा। अगर उसकी गाड़ी 25-30 का एवरेज देती है तो वो कहाँ से अफोर्ड कर पाएगा। लेकिन क्या ही बताएं, युद्ध वगैरह ख़त्म नहीं होने वाले, ये बिना वजह लड़े रहते हैं, कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है। और हमको एक चीज़ नहीं समझ में आती, इनको चुल्ल क्यों मची रहती लड़ने की। जब तुम्हारे पास इतना लैंड है, साले तुम उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हो। अभी चाइना ही को देख लें, चूतिए है साला, इसके पास इतना लैंड है, आधे लैंड पे रह रहा है। इनके पास सिर्फ 5 ऐसे स्टेट हैं जो इन्होंने डेवलप कर रखे हैं टेक्नोलॉजी लेवल पे, बाकी आधी आबादी पूरे कान में पड़ी है, और बाकी आधे में मैदान पहाड़ ये सब चीज़ें हैं, रेगिस्तान वगैरह, उसको ये डेवलप नहीं कर पा रहे। इंडिया में घुसे आज, इंडिया में घुसना है, इधर कब्जा करना है, अरुणाचल लेना है, इनको तिब्बत लेना है, यहाँ अपनी मरानी है। साले इसको भी युद्ध की चुल्ल मची है। कभी उधर अपने पड़ोसी देश ताइवान पे कब्जा करना है, तो ताइवान पे कब्जा करना है। अबे भैया अपना देश साले डेवलप करो, अपना देश इनसे डेवलप नहीं हो रहा है। अपना देश पे बाकी आधा डेवलप किया, बाकी बचा हुआ डेवलप करो। दूसरे पे कब्जा करके इनको लड़ना है सालों, बिना लड़े इनको समझ ही नहीं आता ये इनकी ज़मीन चाहिए, उनकी ज़मीन चाहिए। अबे जितनी है उसमें तुम अपनी आबादी को उस लायक बना दो, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जितने में है उतने बिल्ड करो। लेकिन नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया के देख लें, इतनी छोटी सी आबादी है लेकिन उसके पास इतना लैंड है, आधा तो लैंड वेस्ट पड़ा है, आधे कोने में रहती है आबादी। तो जो लैंड है उसको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं डेवलप कर पा रहे, बस खाली दूसरों पे कब्जा करके और अपना दिखाने के लिए बता दें कितना बड़ा लैंड है, ये भी मेरा है, भले वहाँ तक के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचना है, भले वहाँ तक के वो डेवलप रोजगार हॉस्पिटल ये सब चीज़ ना दे पाए, लेकिन वही है ना हवस, लूट ले
है। जैसे हर इंसान के अंदर होती है ना, कितना पैसा पाएँ, कितना फल ले, कितना फल ले, वही वाला हाल है, कितना पाएँ लूट लें, कितना पाएँ रख लें, ये कर लें, वो कर लें। समझ ही नहीं आता लोग, नहीं बताएं, इधर देश लूटना, उधर लूटना, इधर बनाना, यही सब चला। इसी सब की वजह से हर बार मिडिल क्लास पिस रहा, हर बार मिडिल क्लास पिस रहा, हर चीज़ में मिडिल क्लास। अमीर को उतना नुकसान नहीं होता है भाई, हर बार मिडिल क्लास फंसता है, हर बार मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा ही पिसता है। भले ही उसका लाइफ स्टाइल एक समान हो, लेकिन वो इन्हीं बिना वजह की बढ़ती महंगाई जिसमें उसका कोई योगदान नहीं है, बल्कि समस्याओं को सुलझाने और चीज़ों को सलामत रखने में उसका योगदान है, क्योंकि काम करके दे रहा है तो चीज़ें सही कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है। लेकिन ये युद्ध करने वाले क्या व्यवस्थित करते हैं, सिर्फ महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो जेल कौन रहा है, जो सही से चल रहा है वो भी जेल रहा है, जो नहीं चल रहा है वो भी जेल रहा है। मिलता कुछ नहीं है। 1 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तुमने, युद्ध किया, काम लगा दिया उसका, अब वो पैसा उसी मिट्टी में मिल गया, कहाँ गया फिर, कुछ नहीं मिला। वही, लेकिन युद्ध 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 युद्ध, जिसको देखो युद्ध करना है। अभी देखते हैं आगे, अभी तो 2-4 दिन हुए हैं युद्ध के, अभी देखते हैं, अभी रेट वगैरह के तो नहीं, लेकिन अभी मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे तो रोना चालू हो जाएगा, इतना घाटा हो रहा, उतना घाटा हो रहा है कंपनियों का, रोना चालू हो जाएगा। अभी उसके बाद रोने के बीच में पैसा बढ़ा देंगे, लेकिन जब फ़ायदा होता है तो कंपनी एक बार भी नहीं रोती कि इतना फ़ायदा हो गया, उतना फ़ायदा हो गया, तो रेट भी नहीं कम करेंगे कि चलो एवरेज प्रॉफिट रख लें, जनता का भी कभी फ़ायदा हो जाए। नहीं, जनता का फ़ायदा नहीं होगा, हर तरफ से जितना होगा उतना चूस सकते हैं, चूस लें। और ये वही हो रहा है कि पैसा एक तरफ जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास से भी चूसा जा रहा है, अमीर से भी चूसा ही जा रहा है। अमीर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, गरीब से भी चूसा जा रहा है। पैसा सिर्फ अमीर के पास जा रहा है एक तरफ, बाकी किसी के पास पैसा नहीं। एक तबका पूरा अमीर होता चला जा रहा है, बाकी के 75% पूरी तरीके से गरीब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो 25% है वो चूसे पड़े हुए हैं। ये 75% दिए पड़े हैं, उनके पास रास्ता भी कोई नहीं छोड़ा है ना, या तो रहो या तो जान दे दो, सुसाइड कर लो। रहोगे तो तुम्हें देना पड़ेगा, या तो सरकार लेगी या कंपनियां प्राइवेट लेंगी। लड़ोगे तो भैया, कहोगे कुछ, आवाज़ उठाओगे तो भैया देशद्रोही का मुकदमा, ये केस, FIR, ये फालतू चीज़ें करके डर बना के आवाज़ नहीं उठाने देते। और हर इंसान चाहता है कि FIR इन मुद्दों में ना फंसे, वो भी चाहता है वकील पुलिस वाला लफड़ा ये सब ना हो। लेकिन वही बात है ना कि अगर बोलोगे नहीं, आवाज़ नहीं उठाओगे तो सामने वाले तो दबाते चले जाएंगे और मार देंगे तुम्हारे। तो वही हो रहा है एथेनॉल वाले मामले में, क्योंकि भारत में क्या है ना कि लोग वोट में ना पैसे में बिक जाते हैं। अब वो जब बिक गए हैं तो उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। हर 5 साल बाद सरकार बदल देनी चाहिए, हर 5 साल बाद, ताकि ये लोग ज़्यादा फालतू के फैसले ना ले पाएँ, ये बनाना वो बनाना। अच्छा ठीक है, मिडिल एवरेज चलाते तो बस ठीक है, ना ज़्यादा उन सब चीज़ों में लपेड़ो, क्योंकि जब ज़्यादा देर सत्ता पे राज कर लेते ना, इनको लगता है कि अब जनता अंधी हो चुकी है, वो कुछ बोलेगी नहीं, हमको जिताया पड़ी। 5-6 राज्यों में भी सरकार गिरा दो, 5-6 राज्यों में अभी बीजेपी अपनी औकात में आ जाएंगी। तो ये जो अंधा लूटना पड़ा है जनता से, वो लूटना थोड़ा कम हो जाएगा, चीज़ें सही करने लगेंगी। जब तक 5-6 राज्यों में सरकार नहीं गिरेगी या एक आध बार केंद्र में नहीं गिरेगी, तब तक समझ में नहीं आएगा। और जब केंद्र में एक बार सरकार गिर गई फिर मुश्किल है, फिर बाकी राज्यों में सरकार नहीं बना पाएंगे, क्योंकि केंद्र के भरोसे ही राज्यों में सरकार बन रही है। बाकी अभी की वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, 24-25 मिनट की हो गई है, और ये जाम चौराहा दुबग्गा भी आने वाला है, दुबग्गा पहुँच। बाकी नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। युद्ध बाकी जब तक होता रहता है, देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय।